हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पीसीएस, झारखंड एसएससी और झारखंड बीएड का जो एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बीएड की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है। देखिए, चक्षु पब्लिकेशन की बीएड की बेस्ट बुक है ये, और इस बुक में आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, समान हिंदी लेकर के शिक्षण अभियोगिता, जनरल इंग्लिश, तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग, सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं दो, और 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, व्याख्या के साथ। चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की जीके की बुक भी आती है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इस बुक को हम लोग देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सैंपल देख लेते हैं कि कैसे इस बुक में क्या पढ़ाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चक्षु पब्लिकेशन की बीएड की ये बेस्ट बुक है, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सैम्पल पेपर इसके। ये देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2022 में झारखंड का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया है, आंसर भी दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए इस बुक में बेस्ट बात यह है कि जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद, अच्छे से समझाने के बाद, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। चक्षु पब्लिकेशन की जो ये बुक है इसको आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह ही परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बाकी जो टॉपिक को डिस्कस किया गया है उसको भी मैं आपको भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये सभी हिंदी के टॉपिक को स्टार्ट किया गया है, फिर क्वेश्चन भी दिया गया है। यहाँ पे 4th लेसन है आपका अशुद्धियाँ, यहाँ पे समझाया गया है, फिर बाद में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे दिया गया और आंसर भी साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आज के डिस्कशन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा अनुच्छेद 323 के का के अंतर्गत। ठीक है, और जो यहाँ पे यहाँ पे जो 243 गा दिया गया है, ये बताता है आपका किस बारे में है। ये पंचायतों की संरचना के बारे में है। और जो 343 है, ये किस लिए, ये जो है राजभाषा से संबंधित, इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला दे रखा है यहाँ पे कि यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा दे रखा है यहाँ पे 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2/3 नहीं 1/3 होते हैं। ठीक है, और तीसरा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि गलत दे रखा है। और साथ ही साथ इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, बिल्कुल सही है। और चौथा है, विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो जो बी दे रखा है वो आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न, निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो ये पता है कौन है, ये है अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति। ठीक है, और ये कब आए, 1977 में। ठीक है, और जो बलवंत राय मेहता कमेटी, उन्होंने 3 स्तरीय बताया था, और वो आई थी 1957 में। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, और जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 371 का आई। ठीक है, और 371 एच किसके लिए, 371 है अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध के बारे में है। ठीक है, और बात रही जी के बारे में, तो जी है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। और 371 ये है आपका महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध है। जो फिलहाल हमारा गोवा है वो आई है। ठीक है, 371, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, आई गो। ठीक है,
आई गो में मतलब आई है और गो मतलब गोवा, ठीक है। एक ट्रिक के है माध्यम से आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला दे रखा है कि इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने जो है चार ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही हैं, ठीक है। इस भाग को यानी कि भाग 4 के बारे में बात हो रही है, किसी भी न्यायालय में इसको परिवर्तनीय नहीं है और इस भाग में प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं, ठीक है, बेसिक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 330। आर्टिकल 330 में जो है लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 47 जो है ST के लिए, यानी कि SC ST, ठीक है। SC में 84 और ST में 47, ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में जो है सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। आर्टिकल 17 मेंशन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, विच मीन्स दैट द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कन्फर एनी काइंड ऑफ टाइटल एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू सर्विस और एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं कर सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता ये आपको बताना है। तो पहला दे रखा है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा ये करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी सही है आपका, और दंडित कैदियों को क्षमादान ये नहीं है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और चौथा है, राज्यों एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना, ये भी सही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं या गवर्नर कर सकते हैं। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, गैप नहीं हो सकता है, ये किस आर्टिकल में बताया गया, 85 में बताया गया, ठीक है। 85 में बताया गया, 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है आपका जो है संसद को आहूत व सत्रावसान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत के द्वारा, ठीक है। 2/3 बहुमत के द्वारा जो है राज्य सरकार 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 16 प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने से संसद की भूमिका नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद का पार्ट यहाँ प्ले नहीं करता है। तो पहला दे रखा है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये यहाँ पे संसद का रोल होता है। राज्य निर्वाचन संयुक्त आयुक्त को हटाना, यहाँ पे भी जो है संसद का रोल होता है। महान्यायवादी को हटाने में संसद का रोल नहीं होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाना, ये भी संसद के दायरे में आता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, जिसमें भारतीय संसद के रूप में भारतीय सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला है सैयद हुसैन बिलग्रामी, दूसरा जस्टिस गुरुदास बनर्जी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दोनों ही जो है थे, ठीक है। जो याद रखिएगा 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी दोनों ही थे, तो सी इज़ हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने का प्रतिबंध आरोपित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह फैक्ट्री एक्ट 1881, ठीक है, 1881। और ये फैक्ट्री एक्ट लाया किसने था, लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न से किस संत ने की थी। उदासी संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी, तो ये की थी श्रीचंद जी ने, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा
संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? तो ये है हरिजन सेवक संघ। सी इज द हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हरिजन सेवक संघ का पहले का नाम क्या था? ये था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कि ये किससे संबंधित है। पहला है, यह तुर्की भाषा में प्रवीण थे। इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान दिया था और इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त थी। तो ये कौन है? ये हैं आपके हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, दूसरा है पेरिस इंडिया सोसाइटी के, ये थी मैडम कामा। यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये थे आपके तारक नाथ। और चौथा है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, तो ये हैं सोहन दास। तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। खासकर पहला वाला पूछा जाता है कई बार, और आजकल ये तीसरा वाला भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्य, चेरो, राष्ट्रकूट या चोलो से। तो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध जो है किससे है? तो ये है संबंध जो है चोलो से। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बाबर। लास्ट है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राजारोहण के साथ ही सल्तनत काल का साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो ये हमने आप पे कुछ 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।